Hello students, BA Part 3rd Honors, Political Science। मैं मोहम्मद कयूम, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में जगाली कॉलेज गया, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, मुखातिब हूँ। आज मैं आप लोगों को पेपर 6 पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत सिलेबस के अनुसार प्लेटो का दार्शनिक राजा बताएंगे। प्लेटोस फिलोसफर किंग के बारे में। प्लेटो का जो कुल था, प्लेटो का जो गोत्र था, खानदान था, वह शासक वर्ग का था, शासक कुल से संबंध रखता था। और वह खुद युवा होकर राजनीतिज्ञ बनना चाहता था। लेकिन जब वह युवा हुआ तो उसने देखा कि एथेंस जो है प्रजातांत्रिक होते हुए भी कई अवगुणों से और कई भ्रष्टाचारों से भरा हुआ है। राजा की मनमानियों से आक्रांत है, राजा की मनमानियों से परेशान है। इन परिस्थितियों पर प्लेटो जो है विचार करना शुरू किया, इन परिस्थितियों के पर चिंतन करना शुरू किया। और इसी चिंतन का परिणाम हुआ, इसी चिंतन के फलस्वरूप जो है प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना किया, आइडियल स्टेट की कल्पना किया, जिस आइडियल स्टेट को एक ज्ञानवान दार्शनिक राजा संचालित करेगा। गुणों से भरपूर राजा इसको संचालित करेगा। इस विचार के प्रकटीकरण में, इस विचार के आने में उसके अपने गुरु सुकरात के विचारों से काफी सहायता मिली। सुकरात के विचारों ने प्लेटो के आदर्श राज्य की कल्पना को काफी बल दिया। उनके अनुसार नगर राज्यों के निवारण हेतु फिलोसफर किंग जो है रामबाण औषधि है। फिलोसफर किंग जो है रामबाण के समान है।
इसीलिए प्लेटो ने कहा था कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनते या विश्व के राजाओं में दर्शन की भावना एवं शक्ति नहीं होती, तब तक राज्यों को उनके दोषों से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। प्लेटो ने विचार प्रकट करते हुए कहा कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होगा या विश्व के राजाओं में, जो विश्व के शासक वर्ग हैं, जो विश्व के अनेक राज्यों में, अनेक देशों में शासन करते हैं, उनमें दर्शन की भावना एवं शक्ति नहीं होगी, तब तक राज्यों को उनके दोषों से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यानी उसमें जो भ्रष्टाचार है, अनेक प्रकार की खामियां हैं, अनेक प्रकार के दोष हैं, अनेक प्रकार के कमजोरियां हैं, उनसे उनका खात्मा नहीं हो सकता है। दार्शनिक शासक द्वारा प्रशासित आदर्श राज्य की धारणा प्लेटो के चिंतन की एक मौलिक धारणा है। यानी राजा जो है, राज्य को चलाने वाला राजा जो है, वह दार्शनिक शासक होगा। यह प्लेटो के चिंतन का एक मौलिक धारणा है। इसे प्रतिपादित करते हुए उसने कहा कि वही राज्य आदर्श हो सकता है जिसके नागरिक अपने नैसर्गिक गुणों के अनुसार दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हुए, उनके अनुसार अपना अपना कर्तव्य निर्वाह करते हुए एक न्यायशील समाज का निर्माण करे तथा उसके प्रशासन के संचालन का कार्य एक ऐसे शासक द्वारा किया जाए जो वास्तविक ज्ञान से परिचित हो तथा उसके अनुसार निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए उसे संपन्न कर सके। प्लेटो कहता है कि आदर्श राज्य की स्थापना तभी हो सकती है जबकि उसके जो नागरिक हैं, उस राज्य के जो नागरिक हैं, अपने नैसर्गिक गुणों के अनुसार, यानी कि नेचुरली जो गुण होता है मनुष्य में, जो प्राकृतिक गुण होता है, उसके अनुसार एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए, बिना हस्तक्षेप के अपना अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए एक न्यायशील, यहाँ पर प्लेटो ने न्यायशील समाज का उपयोग किए हैं। न्यायशील समाज का निर्माण करे और जिसके प्रशासन का संचालन जो है, उस राज्य के प्रशासन का संचालन जो है, संचालन का जो कार्य है, एक ऐसे शासक, एक ऐसे राजा द्वारा किया जाए जो वास्तविक ज्ञान से परिचित हो, जिसके पास वास्तविक ज्ञान हो, जिसके पास वास्तविक बुद्धि हो, जिसके पास वास्तविक विवेक हो और उस विवेक से वह भली भांति परिचित हो और निस्वार्थ भाव से, बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए, लोक कल्याण और वेलफेयर, पब्लिक हित को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उसे वह संपन्न कर सके, उन कार्यों को संपन्न कर सके जिससे नागरिकों को सहायता मिले, जिससे नागरिकों को सर्वोत्तम विकास हो।
दार्शनिक राजा के नेचर या स्वरूप के बारे में प्लेटो कहते हैं कि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वह सद्गुणों की प्रतिमूर्ति है, यानी सद्गुणों ने सही गुणों से भरपूर है। वह व्यक्ति है जिसने आदर्श शासक बनने हेतु सभी प्रकार की आवश्यक शिक्षा प्राप्त की है। यानी प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है, आदर्श शासक बनने के लिए, उन्हें आइडियल किंग होने के लिए, आइडियल किंग होने के लिए जितने भी प्रकार के आवश्यक शिक्षाएं हैं, जितने भी प्रकार के आवश्यक गुण हैं, उन गुणों और उन शिक्षाओं को उन्होंने 100% प्राप्त कर लिया है। जिसकी प्रकृति जो है, जिसका जो नेचर है उत्कृष्ट है, जिसकी बुद्धि जो है कुशाग्र है, वह तेज बुद्धि का है, जिसमें आत्मिक सौंदर्य का वास है। आत्मिक सौंदर्य शब्द का प्रयोग किया है प्लेटो ने यहाँ पर। आत्मिक सौंदर्य कहने का मतलब है कि आत्मा के सौंदर्य से वह परिपूर्ण है। एक तो होता है कि लोग बाहरी आकर्षण से सुंदर लगते हैं, बाहरी रूप ढांचा से सुंदर लगते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लेटो ने आत्मिक सुंदरता का प्रयोग किया है, जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है और शिष्टाचार का कोई अभाव नहीं है। यानी भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है और शिष्टाचार का अभाव नहीं है। शिष्टाचार से वह परिपूर्ण है और जो बाहरी आकर्षणों के प्रति उदासीन है, यानी सांसारिक जो आकर्षण है, बाहरी जो आकर्षण है, वह उन आकर्षणों से परे है, वह उन आकर्षणों से दूर है। जिसे कंचन कामनी का मोह अपने पद से विचलित नहीं कर सकता है, जिसका हृदय विशाल है, जो मनोवेगों, मनोभावों, व्यसनों और पूर्वाग्रहों से मुक्त है। मनोवेगों यानी मन के गति, मनोभावों, मन के भावों, पूर्वाग्रहों यानी किसी के प्रति में पूर्व धारणा बनाना कि वह ऐसा है वैसा है, इन सभी से वह मुक्त है, जो पाप और अनैतिकता से दूर है, जो क्रोध, घृणा, स्वार्थ, संकीर्णता आदि से पीड़ित नहीं है, जो साहसी, आत्मसंयमी, दयावान और सहिष्णु है। प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है, वह क्रोध भी उसके पास नहीं है, घृणा भी नहीं है, स्वार्थ भी नहीं है, संकीर्णता मतलब किसी के बारे में छोटी सोच भी नहीं है और किसी के बारे में ज्यादा लगाव भी नहीं है, संकीर्णता से पीड़ित नहीं है, जो साहसी है, जिसके पास साहस है, जो आत्मसंयमी है, जो आत्मा को संयमित कर लिया है, आत्मसंयमी है, दयावान है, दया करने वाला है और सहिष्णु है, टॉलरेंस है, जो मृत्यु से नहीं डरता है। प्लेटो का जो आदर्श राजा है वह मृत्यु से भी नहीं डरता है, जो न्याय का मित्र, सत्य का प्रेमी, जो साहसी, और जनहितैषी वाला है। न्याय का मित्र कहने का मतलब है जो सिर्फ न्याय को पसंद करता है,
जो जस्टिस को पसंद करता है, जिसका दोस्त ही, जिसका मित्र ही न्याय है, वह न्याय का मित्र है, सत्य का प्रेमी है, जो सत्य को ही साथ देने वाला है, जो जनहितैषी है, जो जनता के हित में काम करते हैं, जो असत्य को स्वीकार नहीं करता, जो बुराई है, जो झूठ है उसको वह स्वीकार नहीं करता है, जो सद्गुण ज्ञान को समझता है, जो एकांतवासी है, सन्यासी है, विद्यावसनी है, दार्शनिक चिंतक है, जो न्यायप्रिय है और नीति परायण है, माने नीति को फॉलो करने वाला है, नीति पर चलने वाला है, उसे सर्वोच्च विचार का ज्ञान है, अर्थात उसमें न्याय, सौंदर्य और संयम है, वह पूर्ण प्रज्ञा है, उनके पास प्रकृति के सर्वोत्कृष्ट उपहार है जिसका वह आध्यात्मिक अत्यधिक प्रयोग करता है। यानी किसी भी प्रकार का ऐसा गुण दुनिया में नहीं है जो प्लेटो के फिलोसफर किंग में नहीं है। ऐसे सद्गुणों से युक्त दार्शनिक ही, ऐसे सद्गुणों से भरपूर दार्शनिक ही नगर अर्थात राज्य का अच्छा और सच्चा संरक्षक अर्थात शासक है। उपर्युक्त जो गुण हम लोग देखे, उपर्युक्त गुणों से युक्त सच्चे ज्ञान का धनी व्यक्ति ही प्लेटो के दार्शनिक राजा का प्रतिबिंब है। प्लेटो उसे शासन करने की खुली छूट देता है। प्लेटो इन गुणों से भरपूर दार्शनिक राजा को शासन करने की भरपूर और खुली छूट देता है। उस पर तथा उसके कार्यों पर कानून का कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी इस फिलोसफर किंग पर और इस फिलोसफर किंग के कार्यों पर किसी भी प्रकार का कानून का प्रतिबंध नहीं है। वह कानून से परे है, वह कानून से हटके है, वह कानून से ऊपर है। प्लेटो की मान्यता है कि जिस तरह एक अच्छे चिकित्सक को, प्लेटो यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं कि प्लेटो कहते हैं कि जिस तरह एक अच्छे चिकित्सक को चिकित्सा शास्त्र की पुस्तकों के माध्यम से दवा लिखने के लिए बाध्य करना उचित नहीं है, उसी तरह एक अच्छे शासक को कानून की सीमाओं में बांधना उचित नहीं है। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के समान इस संबंध में प्लेटो की धारणा थी कि जहां राजा सद्गुणी है वहां कानून अनावश्यक है, और जहां राजा सद्गुणी नहीं है वहां कानून निरर्थक है। यानी प्लेटो की जो धारणा है वह चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के समान है। कन्फ्यूशियस कहते हैं, जो चीन के दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं, वो कहते हैं कि जहां राजा सद्गुणी है, जहां राजा गुणों से भरपूर है, जहां राजा में सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई है, जहां राजा में सिर्फ बुद्धिमता ही बुद्धिमता है, वहां कानून का क्या आवश्यकता है। जैसा राजा रहेगा वैसा प्रजा रहेगी। और जहां राजा सद्गुणी नहीं है, जहां राजा
भ्रष्टाचारी है, जहाँ राजा के में गुण नहीं है, वहाँ कानून रह के भी उसको क्या कर लेगा, तो वहाँ कानून निरर्थक है। इस तरह प्लेटो के आदर्श राज्य में ज्ञान को कानून से प्रथम स्थान प्राप्त है। इस प्रकार आप देखेंगे तो प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, प्लेटो के आदर्श राज्य में जो राजा है वह ज्ञान को ज्ञान से ऊपर है, कानून से उसका जो ज्ञान है वह कानून पर भारी पड़ता है। और दार्शनिक शासक पर संविधानवाद की कोई सीमाएं आरोपित नहीं है, यानी किसी भी प्रकार की संवैधानिक बाध्यता नहीं है, किसी भी प्रकार की संवैधानिक सीमाएं नहीं है। लेकिन दार्शनिक राजा कानूनी अंकुश से मुक्त होते हुए भी सर्वसत्ताधारी या स्वेच्छाधारी नहीं है। वह शासन संचालन में ज्ञान और विवेक द्वारा स्थापित सीमाओं से मर्यादित है। प्लेटो कहते हैं कि दार्शनिक राजा जो है, भले उस पर कानून का अंकुश नहीं है, कानून का नियंत्रण नहीं है, लेकिन वह सर्वसत्ताधारी नहीं है, यानी सब कुछ वही नहीं है, स्वेच्छाचारी नहीं है, मनमानी न करने वाला नहीं है। वह शासन संचालन में ज्ञान और विवेक द्वारा मर्यादित है। उसके पास इतना ज्ञान है, उसके पास इतना विवेक है कि वह हमेशा मर्यादित रहेगा, तथा वह अपनी शासन शक्ति का प्रयोग जो है 4 मर्यादाओं की सीमा में रहकर वह करता है। वह शासन शक्ति का प्रयोग जो है 4 सीमाओं में बंधकर करता है। पहला है दार्शनिक शासक जो है, दार्शनिक शासक जो है शासन का संचालन इस तरह से करेगा कि जिससे कि राज्य में अति संपन्नता और अति निर्धनता में वृद्धि न हो। यदि इस दृष्टि से आर्थिक विषमता विकट रूप लेती है तो वह राज्य में कलह, संघर्ष और अपराध को बढ़ावा देगी। फलतः राज्य का आदर्श स्वरूप संकटग्रस्त हो जाएगा। प्लेटो कहते हैं कि दार्शनिक शासक जो है इस प्रकार शासन का संचालन करे कि राज्य में अति संपन्नता मतलब ज्यादा अमीरी और अति निर्धनता यानी ज्यादा गरीबी भी नहीं हो, यानी ज्यादा लोग अमीर भी नहीं होए और ज्यादा लोग गरीब भी नहीं हो। अगर इस तरह की आर्थिक विषमता समाज में आ जाएगी, बहुत सारे लोग बहुत गरीब रहेंगे, बहुत सारे लोग बहुत अमीर रहेंगे, तो आ जाएंगे, तो इसको आर्थिक विषमता कहते हैं। तो इस तरह का अगर रूप धारण कर लेंगे तो राज्य में कलह, संघर्ष और अपराध को बढ़ावा मिलेगा, मतलब ईर्ष्या बढ़ जाएगी, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, कलह बढ़ जाएगा। तो आर्थिक विषमता को रोकने के लिए जो है दार्शनिक राजा से आशा की जाती है। प्लेटो जो है आर्थिक विषमता को रोकने के लिए दार्शनिक राजा की ओर देखते हैं। आर्थिक विषमता को स्थापित न करें, ऐसी प्लेटो की कामना है, जिससे कि समाज में कलह, संघर्ष और अपराध नहीं बढ़े। दूसरी जो मर्यादा है प्लेटो के फिलोसफर किंग की, वह है कि आत्मनिर्भरता की स्थिति को बनाए रखने हेतु वह उसके क्षेत्र का अनावश्यक विस्तार या संकुचन नहीं होने दें। यानी आत्मनिर्भरता की स्थिति को बनाए रखने के लिए, आत्मनिर्भर रहने के लिए वह व्यक्तियों के क्षेत्रों में, उसके जीवन के क्षेत्रों में अनावश्यक जो है विस्तार या अनावश्यक संकुचन नहीं होने दें, अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करें। तीसरा, वह न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस बात का पूर्ण प्रयत्न करेगा
फिलोसफर किंग कि प्रत्येक व्यक्ति अपने नैसर्गिक गुण के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति अपने प्राकृतिक गुण के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे और दूसरे के कार्य क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करे। प्लेटो के फिलोसफर किंग की यह भी कर्तव्य है कि लोग प्राकृतिक रूप से अपने गुणों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। जो इनको ड्यूटी दिया गया है, जो इनको कार्य दिया गया है, उन कार्यों का वह निर्वहन करें और इन कार्यों के निर्वहन करते हुए वह एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करें, एक दूसरे के कर्तव्यों का हनन नहीं करें, एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का हनन नहीं करें। यह सुनिश्चित करना भी राजा का ही कर्तव्य है। चौथा मर्यादा है प्लेटो के फिलोसफर किंग की कि वह राज्य की शिक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे। यानी जो राज्य में जो शिक्षा व्यवस्था बनी हुई है, उस शिक्षा व्यवस्था में वह किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे, किसी भी प्रकार का वह उसमें फेरबदल नहीं करे। वह इसके प्रति पूर्ण सजग रहेगा, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन राज्य की आधारभूत व्यवस्था में ही परिवर्तन कर देगा और उसका आदर्श रूप जो है वह विकृत हो जाएगा। यानी प्लेटो के अनुसार अगर राज्य में जो फिलोसफर किंग है वह शिक्षा के व्यवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करेगा तो उसके आधारभूत व्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, जो कि आदर्श रूप को विकृत कर देगा। इसलिए जो शिक्षा व्यवस्था स्थापित है, जो शिक्षा व्यवस्था बनी हुई है, उसमें जो फिलोसफर किंग है वह किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप, किसी भी प्रकार का फेरबदल या किसी भी प्रकार का उसमें बदलाव नहीं करेगा। तो ये प्लेटो के आदर्श राज्य के निर्माण हेतु फिलोसफर किंग में जो गुण होने चाहिए, उन गुणों को हम लोग अभी दृष्टिपात किए। प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना भी की जाती है। आदर्श राज्य नहीं, प्लेटो के जो फिलोसफर किंग है उसकी कई बिंदुओं पर आलोचना भी की जाती है। उसके कई बिंदुओं पर लोगों ने ऐतराज भी जताया है। प्लेटो कहते हैं कि प्लेटो के जो सिद्धांतों की जो आलोचना है, उन आलोचनाओं को आप निम्न रूप से देख सकते हैं। इनकी आलोचना जो है पहले इस आधार पर की जाती है, प्लेटो के फिलोसफर किंग की आलोचना, कि वह निरंकुश शासन का मार्ग बनाते हैं। यानी इनका जो राजा है वह निरंकुश हो जाएगा। यानी निरंकुश यानी कि किसी की नहीं सुनने वाला, सिर्फ अपनी बातों को मनवाने वाला। प्लेटो ने दार्शनिक शासक को शासन की असीमित शक्ति देकर, शासन की असीमित शक्ति प्रदान कर निरंकुश शासन का मार्ग बनाने का काम किए हैं। हालांकि प्लेटो ने शासक पर 4 प्रतिबंधों का उल्लेख किया है, जो भी आप लोगों को बताएं, किंतु ये प्रतिबंध ऐसे नहीं है कि उसे निरंकुश बनने से रोका जाए। यह जो प्रतिबंध है, इन प्रतिबंधों से उन्हें निरंकुश बनने से नहीं रोका जा सकता है। निरंकुश उसे कहते हैं जो जनता की भावनाओं को, जनता के मनोभावों को दरकिनार करते हुए सिर्फ अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करते हैं, सिर्फ अपनी बातों को स्थापित करने का प्रयास करते हैं और जन भावनाओं
जन भावनाओं को नज़रअंदाज करते हैं, जो सिर्फ अपनी नीतियों को ही सही ठहराने का काम करते हैं। तो लोगों का कहना है कि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वह निरंकुश है। उसे इतनी आज़ादी दे दी गई है, उसे इतने अधिकार दे दिए गए हैं कि वह निरंकुश हो जाएगा। और ये प्रतिबंध जो है, 4 प्रतिबंध जो है, उसको निरंकुश होने से नहीं बचा सकता है। सत्ता का मद स्वाभाविक है और प्लेटो ने दार्शनिक को निरंकुश शासन का अधिकार देकर उसके सत्ता के मद से दूषित और भ्रष्ट होने की आशंका बढ़ा दी है। सत्ता का जो नशा होता है वह नेचुरली पावरफुल होता है और प्लेटो ने दार्शनिक राजा को इतनी शक्तियां देकर उसे निरंकुश होने के लिए छोड़ दिया है और अब इससे वह भ्रष्ट भी हो सकता है। प्लेटो के दार्शनिक शासक की आलोचना यह भी कहकर भी किया जाता है कि वह नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत कर देगा। दार्शनिक राजा को शासन की संपूर्ण शक्ति प्रदान कर प्लेटो ने राज्य के नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत कर दिया है। राजा को इतना शक्ति मिल गया है कि प्रजा का जो स्वतंत्रता है, जो उसका अपना जो ज्ञान है, उसका अंत हो जाएगा। प्लेटोवादी राज्य के नागरिक तो राज्य की मशीन के कल पुर्जे बनकर रह जाते हैं, जिनकी अपनी कोई चेतना शक्ति नहीं होती, जिनकी अपनी कोई सोच नहीं होती। मानव को जड़ की स्थिति या पशुओं की स्थिति में पहुंचाने वाली व्यवस्था को किसी भी रूप में श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है। प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत की अवहेलना। तीसरी आलोचना यह कहकर की जाती है कि प्रजातंत्र में जो समानता का जो सिद्धांत है, डेमोक्रेसी में जो इक्वलिटी है, उस सिद्धांत की यहाँ पर आलोचना अवहेलना होती है। प्लेटो का यह विचार कि गुण और ज्ञान के धनी तो केवल कुछ ही व्यक्ति होते हैं, प्रजातांत्रिक समानता के बावजूद प्रजातांत्रिक समानता के आधुनिक सिद्धांत के विरुद्ध है। प्लेटो का जो फिलोसफर किंग है वह प्रजातांत्रिक समानता के आधुनिक सिद्धांत के विरुद्ध है। वह अरस्तु की इस बात में जो समानता अधिक सत्य है विश्वास नहीं करता कि संपूर्ण जनसमूह सामूहिक रूप से कुछ दार्शनिक संरक्षकों की तुलना में अधिक बुद्धिमत्ता रखता है। प्लेटो का अरस्तु का कहना है कि दार्शनिक शासकों की तुलना में जनता का जो जनसमूह है वह जो है अधिक बुद्धिमान होता है। जनता का जो मत होता है वह अधिक मूल्यवान होता है। चौथा, इनकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि विरोधाभासों से परिपूर्ण है इनका फिलोसफर किंग जो है। प्लेटो का दार्शनिक शासक का सिद्धांत जो है विरोधाभासों से भी पूर्ण है। एक और तो वह अपने दार्शनिक शासक को असीम अधिकार प्रदान करता है और दूसरी ओर उस पर वह 4 सैद्धांतिक प्रतिबंध भी लगा देता है। यानी एक तरफ वह दार्शनिक शासक को असीम शक्ति देते हैं शासन करने के लिए और दूसरी ओर वह 4 प्रकार के प्रतिबंध भी लगा देते हैं, जिसके कारण जो है विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 2 तरह के विचार सामने परिलक्षित होते हैं। 5वां, इनकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि शासन के लिए आवश्यक विषय दार्शनिक राजा गणित, ज्योतिष, नक्षत्र विद्या, तर्कशास्त्र, द्वंद्वात्मकता तथा दर्शन का प्रकांड पंडित होता है, किंतु प्रशासन के लिए केवल इन्हीं विषयों का ज्ञान आवश्यक नहीं है। शासन प्रबंध के लिए दार्शनिक राजा को वित्त, विधि, इतिहास और अर्थशास्त्र जैसे विषयों का भी ज्ञान रखना चाहिए।
आलोचकों का कहना है कि केवल गणित, ज्योतिष शास्त्र, नक्षत्र विद्या, तर्क शास्त्र और दर्शन का विद्वान होने से ही राज्य का संचालन नहीं हो सकता है, बल्कि राजा को इतिहास, हिस्ट्री, विधि, कानून, वित्त, फाइनेंस, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जैसे विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए। इस संबंध में अरिस्टो का यह कहना सही है कि व्यवहारिक ज्ञान विशेषज्ञ के ज्ञान से भिन्न होता है। यानी जो हमें व्यवहार में ज्ञान मिलता है वह स्पेशलिस्ट के ज्ञान से भिन्न होता है, स्पेशलिस्ट के ज्ञान से अलग होता है। इनकी आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि दार्शनिक वर्ग का जो शासन है वह असंतुलित और अहितकर है। प्लेटो के दार्शनिक शासक सार्वजनिक क्षेत्र के कर्तव्यों का उचित रूप में संपादन कर सकेंगे, इसमें ही बहुत अधिक संदेह है। अत्यधिक दार्शनिकता सनकीपन उत्पन्न करती है और सनकी व्यक्ति का शासन निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण और असंतुलित ही होगा। इतिहास हमें यह बताता है कि अब तक ऑस्ट्रिया में जोसेफ द्वितीय जैसे जो दार्शनिक शासक हुए उनका शासन जनहितकारी और लोकप्रिय नहीं रहा। फिलोसफर किंग के सफलता को अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रिया में जो जोसेफ द्वितीय जैसे जो दार्शनिक शासक हुए उनका जो शासन है वह जनहितकारी और लोकप्रिय साबित नहीं हुआ। इनका जो काल्पनिक अवधारणा, इनकी आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि यह जो है कल्पना पर आधारित है। प्लेटो का दार्शनिक राजा जो है मात्र काल्पनिक है। व्यवहारिक जगत में ऐसे निस्वार्थ, निष्ठावान और उच्च आदर्शों के व्यक्ति का मिलना असंभव है। समूचा इतिहास इस तरह के शासक का उदाहरण प्रस्तुत करने में अक्षम है। स्वयं प्लेटो सिराक्यूज के शासक डायोनिसियस को दार्शनिक राजा के रूप में दीक्षित करने में असफल रहा। प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वह काल्पनिक है, कल्पना पर आधारित है। व्यवहारिक जगत में ऐसा व्यक्ति मिलना असंभव है। समूचा इतिहास इस तरह के शासक के उदाहरण पेश करने में अक्षम है और स्वयं प्लेटो सिराक्यूज के शासक डायोनिसियस को दार्शनिक राजा नहीं बना सके। फिर भी दार्शनिक शासक का जो अवधारणा है प्लेटो का, उसका महत्व है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित जो दार्शनिक शासक की अवधारणा जो है का जो अभिप्राय है, शासन करना एक कला है। उसका जो निचोड़ है वह यह कहता है कि शासन करना जो है एक कला है और शासक वही व्यक्ति होना चाहिए जो उस कला का कुशल ज्ञाता हो, विशेषज्ञ हो। अर्थात दार्शनिक शासक से तात्पर्य है ज्ञानी पुरुषों का शासन, ज्ञानी पुरुषों का राज करना। प्लेटो के अनुसार नगर राज्य रोगग्रस्त थे क्योंकि शासन की जो बागडोर थी वह अज्ञानी और स्वार्थी राजनीतिज्ञों के हाथों में थी। प्लेटो ने अपना उपचार प्रस्तुत किया। विवेक की प्रभुता वैज्ञानिक और दार्शनिक शिक्षा द्वारा विवेक को ज्ञान मार्ग में बढ़ने का प्रशिक्षण दिया। यदि शासन की बागडोर विवेकी, विशेषज्ञ और प्रशिक्षित शासकों के हाथों में हो तो राज्य में न्याय की स्थापना स्वतः हो जाएगी। प्लेटो कहते हैं कि जब इस तरह का गुण दार्शनिक राजा में होगा
तो जो है आदर्श राज्य की स्थापना खुद ब खुद हो जाएगी। सेवाइन एक विद्वान हुए हैं। सेवाइन के अनुसार जो रिपब्लिक का जो वास्तविक महत्व है, रिपब्लिक का जो वास्तविक निचोड़ है वह स्वतंत्र बुद्धि का महत्व है। यह स्वतंत्र बुद्धि जो है न तो रूढ़ियों से मर्यादित होती है और न मनुष्य की मूर्खता से, वह रूढ़ियों और मूर्खता की शक्तियों को भी बुद्धिसंगत जीवन के मार्ग पर डाल देती है। अतः प्लेटो के अनुसार सच्चा शासन प्रणाली वह हो सकती है जिसमें शासक वस्तुतः अपनी विद्या में पारंगत मिले, महज उसके दावेदार नहीं। चाहे वह कानून के अनुसार शासन करे या कानून के बगैर, प्रजा की इच्छा के अनुसार शासन करे या उसके विरुद्ध, चाहे वह स्वयं धन्यवान हो या निर्धन। ये प्लेटो का अपना दार्शनिक राजा का विचार था। जिसकी आलोचना भी की जाती है और जिसके महत्व भी है। इस तरह से प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वह आलोचना का भी शिकार है और अपने आप में महत्व भी रखता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। आप लोग सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें, संकटकालीन समय में सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मास्क का उपयोग करने, बाहर निकले तो बहुत जरूरी हो तो, और घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रकार लॉकडाउन की स्थिति तक वर्ग संचालन होता रहेगा ऑनलाइन के माध्यम से। आप सभी, हम आशा करते हैं आप सभी भी सुरक्षित होंगे और घर में रहें। और किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे बताएं। मेरा प्रयास होगा उसको सॉल्व करने का। इसमें नेक्स्ट आप लोगों को हम इसी पेपर के अंतर्गत जो है प्लेटो के आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट के बारे में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। प्लेटो आइडियल स्टेट। धन्यवाद।